हेलो एवरीवन। आज विज़न की मैगज़ीन स्टार्ट करने वाले हैं, तो मई से स्टार्ट करते हैं हम। मई से फिर कंटिन्यूस मंथली मैगज़ीन हम कवर करेंगे 1 साल तक की। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है पॉलिटी। तो पॉलिटी की ऐसे हम एक एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एक बार एक वीडियो में हो जाएगा, फिर IR एक वीडियो में। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी वीडियो बनाते चलेंगे और रिवाइज भी हो जाएगा हमारा। तो हमारा मोटिव यही है कि हम पढ़ते चलें और फिर उसका रिवीजन 2-3 बार तो होना ही चाहिए। तो जैसे कि इसमें पहली पॉलिटी और गवर्नेंस में ये दे रखी है न्यूज़ को, कौन कौन सी न्यूज़ सुर्खियों में रही थी। जैसे कि 7वीं अनुसूची में सुधार की बात की गई थी। मृत्युदंड के ऊपर हम बोलते रहते हैं कि होना चाहिए भारत में या नहीं होना चाहिए, कौन कौन सी कंट्री में है। और राजद्रोह के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। जैसे कन्हैया लाल का मतलब जो वाद था वो था। तो मतलब उसके ऊपर क्या क्या न्यूज़ रही है सेडिशन में, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद न्यूज़ इन शॉर्ट है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में थी जो 34 जज है, तो उनके बारे में बात की गई है। दूसरा राष्ट्रपति चुनाव 2022 में हुए, उसके ऊपर है। फिर तीसरा है कि जो अंतर्राज्य परिषद है, इंटर स्टेट काउंसिल, उसके बारे में बात की गई है। फिर चौथा तिरुवनंतपुरम घोषणा हुई है, उसके बारे में है। फिर जम्मू कश्मीर का परिसीमन आया उसने अपना काम पूरा कर दिया है, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने जो वर्ल्ड बैंक में केंद्र सरकार इनका विरोध प्रकट कर रही है कि इन्होंने जो रैंकिंग निकाली है वो किस बेस पर निकाली है, तो भारत की निम्न स्कोर रहा है उसके ऊपर। फिर अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसके बारे में देखेंगे कि हम कौन सी रैंक पे हैं ये सब। तो इसमें हम क्या करेंगे कि प्री और मेंस दोनों के पॉइंट उठाते हुए चलेंगे कि मेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं चीज़ों को, और अगर प्री के से में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे कैसे याद करेंगे, तो वो चीज़ हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो ठीक है। फिर उसके बाद ये पहला टॉपिक है, ये 7वीं अनुसूची में सुधार। तो इसमें बता रखा है कि 7वीं अनुसूची का विकास कैसे हुआ था। तो 2861 एक्ट आता है, तो उसमें विधान परिषद है उसका प्रावधान किया गया था। फिर 2882 आता है, उसमें नगर पालिका और ग्रामीण जल बोर्डों की शुरुआत की गई थी कृपन के टाइम पे। फिर 1909 का एक्ट आता है। फिर 1919 का आता है। 1919 के में काफ़ी रिफॉर्म हुए थे, तो ये एक्ट तो काफ़ी बड़ा भी था और ये हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल भी वो अदा करता है। फिर उसके बाद 1935 के एक्ट से क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में, तो इसमें ये भी काफ़ी बड़ा था। हमने 1935 से काफ़ी चीज़ें ली भी हैं अपनी संविधान में, तो वो भी देखेंगे। वहाँ भी इनका जो है उसमें लिस्ट में नाम जैसे कि ये है कि 1935 में तीन सूचियाँ बनाई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें 7वीं अनुसूची के बारे में कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखती है हमें भारतीय संविधान में आज भी जो बरकरार रखी गई है। फिर उसके बाद है जैसे कि अब हम देखेंगे रिफॉर्म इन 7 शेड्यूल। तो अभी इस पर उनकी अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समर्थन किया गया है कि उसमें सुधार होना चाहिए 7वीं अनुसूची में। तो अगर कोई भी जैसे मैगजीन में कोई भी आर्टिकल आता है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से आर्टिकल में कौन सी चीज़ कही है। अगर हम GS2 की बात करें, GS2 की, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व अगर हम देखें तो नंबर कहाँ से आते हैं, सबसे ज़्यादा आर्टिकल। अगर हम आर्टिकल मेंशन करके चलते हैं ना कि ये अगर हम तर्क देते हैं कि कोई भी चीज़ का, तो हम फिर उसे आर्टिकल के तहत बता भी सकते हैं कि ये संविधान में ऑलरेडी दिया भी गया है जो हम बोल रहे हैं, तो हम भी सही हैं। और उसको तर्क के साथ हम उदाहरण के साथ आर्टिकल में भी लिख सकते हैं कि आर्टिकल उसमें भी दिया गया है, तो ये आर्टिकल हमें पता होने चाहिए। ठीक है। फिर जैसे कि 7वीं अनुसूची के बारे में कौन कौन से आर्टिकल में है, जैसे आर्टिकल 246 है। 246 में बोला गया है कि 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों में उत्तरदायित्व का विभाजन करती हैं। फिर ये तो हमें पता चलेगा कि कौन 7वीं अनुसूची, अगर हम बात करें ना कि कौन सी सूची
शक्तियों उत्तरदायित्व का विभाजन करती है, तो वो 246 होगी। तो ये आर्टिकल ऐसे याद करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये है अनुच्छेद इन सरकारों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के को 3 अनुसूचियों जैसे संघ सूची, राज्य और समवर्ती सूची में निर्दिष्ट करता है। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची में वही राज्य बना सकती है, राज्य विधानसभा। समवर्ती सूची ऐसी है जो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों की अधिकारिता होती है समवर्ती सूची में। अब हालांकि संघ और राज्य के मध्य संघर्ष की स्थिति में संविधान द्वारा समवर्ती सूची के विषयों पर संसद को संघीय सर्वोच्चता प्रदान की गई है। अगर दोनों में संघर्ष हो रहा हो तो सब मतलब जो बात मानी जाएगी वो संसद की मानी जाएगी, वो सर्वोच्च रहेगा। फिर आर्टिकल, यहाँ हमने आर्टिकल की बात कर दी, अब यहाँ बात कर रहे हैं 248 में। 248 में ये बोलता है कि संसद को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है जो इन सूचियों में नहीं है, और उससे अलग कोई भी शक्ति है तो वो संसद के पास ही रहेगी उस पर कानून बनाने की। तो अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसे विषयों पर अधिकारिता की शक्ति को संदर्भित करता है जिनका राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं किया गया है। फिर ये आ गया सरकारी आयोग। ये बोलते हैं ना कि कमीशन की रिकमेंडेशन कहाँ से लें, तो ये विज़न ने काफ़ी अच्छे से इसमें नोट कर रखा है। तो ये है सरकारी आयोग के अनुसार समवर्ती सूची के विषय न तो विशेष रूप से सरकार राष्ट्रीय सरोकार के हैं और न ही स्थानीय सरोकार के हैं, इसलिए इन्हें संवैधानिक गृह क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये गृह क्षेत्र में आते हैं। फिर उसके बाद है 7वीं जो संविधान में 7वीं अनुसूची को बनाए रखने का औचित्य, मतलब अगर हमने 7वीं अनुसूची जोड़ी है तो वो क्यों जोड़ी है, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हैं कि एक तो हमने इसलिए कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ये मतलब एकता और अखंडता बनाए रखता है, और दूसरा उत्तरदायी शासन को सक्षम बनाता है, ठीक है। फिर तीसरा है ये नीचे मैंने पॉइंट भी लिख दिए कि ये मतलब हमें ना कि पॉइंट में लिखना पड़ता है, तो यही देख लो कि अगर हमें पता है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमने ऐड किया है, तो ये मतलब हम पॉइंट में लिख सकते हैं। और बाकी ये अंदर का तो हमें याद आ ही जाएगा कि केंद्र मतलब अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के पास शक्ति आ जाती है। आपातकालीन उसमें भी हम राष्ट्रीय एकीकरण पर बल दिया गया है संविधान में भी। फिर उत्तरदायी शासन को सक्षम बनाता है, संतुलित आर्थिक विकास को प्राप्त करना है, विविधता को बढ़ाता है, और अन्य पॉइंट भी दे रखे हैं इसमें। तो ये सब चीज़ हमें पॉजिटिव बताती हैं कि पॉजिटिव इसके पॉइंट क्या हैं। फिर उसके बाद है 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ शामिल हैं, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में ये हैं रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग आदि हैं। इसमें फिर दूसरे राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक व्यवस्था एवं स्वच्छता, दाव और जुआ है। और समवर्ती सूची में शिक्षा, जनसंख्या जो नियंत्रण है, परिवार नियोजन, आपराधिक कानून, जीवन जानवरों की सुरक्षा, ये सब है समवर्ती में। तो ये एकदम कंटेस्ट याद होनी चाहिए कि हम अगर राज्य सूची की बात करें, संघ सूची की बात करें कि कौन कौन से, ये प्री से भी रिलेटेड है कि कौन कौन से जो वो मतलब विषय हैं, कौन कौन से विषय कौन कौन सी सूची में आते हैं, तो ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है अब ये बात करता है, अभी हमने पॉइंट देख लिए थे पॉजिटिव क्या क्या है, यही कि आर्थिक विकास को प्राप्त करता है और विविधता को बढ़ावा देता है, जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र है, जनसंख्या, बोली और बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या, मतलब इतनी सारी हैं, विविधताएं हैं अलग अलग, तो उसको भी एकत्र करने में काम आता है। फिर एक है रिपोर्ट, संयुक्त समिति की रिपोर्ट है 1934 की। तो इसमें बोला गया था कि संघ और राज्यों के बीच सहयोग की भावना को मजबूत करने के लिए प्रांतों को स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का अधिकार करने हेतु वास्तविक स्वायत्तता प्रदान की जाए। तो ये संयुक्त समिति की रिपोर्ट, तो अगर हमें मेंशन करना हो कि मतलब थोड़ी स्वायत्तता बरतनी चाहिए प्रांतों को, तो ये इसके तर्क के साथ लिख सकते हैं, इस रिपोर्ट के साथ। फिर आता है 7वीं अनुसूची में संशोधन। तो इसमें संशोधन की प्रक्रिया कहाँ कहाँ है, तो भाग भी इसमें दे रखी है और आर्टिकल 368 में दी गई है इसकी। फिर संसद के, अब इसमें संशोधन की प्रक्रिया जो है वो संसद के विशेष बहुमत, मतलब कैसे संशोधन कैसे किया जा सकता है संविधान में, और 7वीं अनुसूची में कैसे कर सकते हैं, तो वो विशेष संसद का विशेष बहुमत के आधार पे कर सकते हैं। तो उसमें जो
एक तो संसद का विशेष बहुमत होना चाहिए, दूसरा साधारण बहुमत के आधार पर आधे राज्यों की विधानसभा सभाओं की सहमति की भी आवश्यकता होती है। फिर हम अन्य प्रावधान जिन्हें इस प्रक्रिया में संशोधित किया जा सकता है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन और उनकी विधि है। तो ये पॉइंट दे रखे हैं, ये तुम्हें लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएंगे हमें। तो लक्ष्मीकांत वही जब तो बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ ली जाए तो उसमें सब कुछ है। तो ये सब लक्ष्मीकांत का ही है, ठीक है। फिर उसके बाद है पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार कैसे कर सकते हैं, तो अभी चर्चा इसी बात पे हो रही है कि यह अप्रचलित और पुरातन है, सेवा वितरण है। तो सेवा वितरण इसकी दे रखी है कि जैसे ये नागरिकों द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं के तीव्र एवं कुशल वितरण की मांग की जा रही है। फिर केंद्रीकरण ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मतलब उसको थोड़ी स्वायत्तता मिलनी चाहिए। फिर केंद्र की प्रभावशाली स्थिति है, इसमें वही केंद्रीकरण और सहमी है दोनों। उपयुक्त नियोजन और केंद्र राज्य संघर्ष होता रहता है कि समवर्ती सूची कि ये राज्य सूची में होना चाहिए, संघ सूची में होना चाहिए, तो इस प्रकार संघर्ष होता रहता है। तो इसके लिए पुनर्विचार कर रहे हैं। फिर उसके बाद है ये तत्व और सार का सिद्धांत। तो तत्व का अर्थ है यथार्थ प्रकृति या किसी व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति, और सार का अर्थ है किसी चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण या आवश्यक भाग है। फिर छेदता का सिद्धांत बोलता है कि इस ये क्या है, बोलते हैं ना कि थोड़ा हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तत्व और सार का सिद्धांत, तो इसका अर्थ पता होना चाहिए कि कौन कौन से अर्थ मतलब बोलता है कि तत्व बोलता है यथार्थ प्रकृति बोलता है, और सार बोलता है किसी चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण या आवश्यक भाग। बोलते हैं ना सार, ये संविधान का सार है, प्रस्तावना को बोलते हैं। तो इस उसी प्रकार मतलब महत्वपूर्ण भाग को ही तो बोलते हैं सार। तो ये एग्जाम्पल हो गया। फिर छेदता का सिद्धांत, इस सिद्धांत यह जो सिद्धांत है प्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता, इसको बोलते हैं छेदता का सिद्धांत। फिर इसे शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर निर्मित किया गया है। तो इसमें बस इतना ही मतलब इम्पोर्टेंट ये याद पता होना चाहिए। उसके बाद होता है, अगर हम बात करें तो वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हैं। अभी हमने देखे उसके मतलब वो समवर्ती सूची क्यों लिस्ट में रखी गई है। फिर देखा कि पुनर्विचार क्यों अगर मतलब अब पुनर्विचार की क्यों आवश्यकता पड़ गई है, वो पॉइंट देखे थे। फिर अब देखेंगे वे फॉरवर्ड, हम इसमें आगे की राह क्या कर सकते हैं। जैसे उच्च अधिकार प्राप्त आयोग का गठन कर सकते हैं, संस्थागत ढांचा संघवाद की अभिवृद्धि हेतु। फिर जो सरकारी समिति है 1998 में बनी थी, मतलब 98 में उन्होंने सिफारिश दी थी। तो उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि उसमें बोला था अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बोला था कि कर अधिरोपित करने की अवशिष्ट शक्ति जिन्हें संसूची में ही रहने देना चाहिए को छोड़कर अन्य अवशिष्ट शक्तियों को सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो इसमें अवशिष्ट शक्तियों को समवर्ती सूची में लाने की बात की गई है। समवर्ती सूची को बोला है कि मतलब अगर हम उस पर कोई किसी पे शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं तो केंद्र द्वारा राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए। तो ये हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छी सिफारिशें हैं। फिर आवधिक समीक्षा, फिर अगला है प्रविष्टियों का स्थानांतरण। तो जो पुंछी आयोग था 2010 में इन्होंने बोला था कि केंद्र को केवल उन्हीं विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना चाहिए जो राष्ट्र नीति के बुनियादी मुद्दों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। तो ये हो गई। अभी हमने 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ा, और सरकारी या पुंछी आयोग तो हम पढ़ते ही हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में। तो इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है तो वो हम यहाँ से पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है कैपिटल पनिशमेंट। तो इसमें बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्वतः संज्ञान से उस प्रक्रिया का पुनरावलोकन आरंभ किया है जिसके द्वारा न्यायालय मृत्युदंड देते हैं। अब मृत्युदंड का आ जाता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मृत्युदंड है क्या। मृत्युदंड को कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। इसे कानून द्वारा स्वीकृत एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके तहत व्यक्ति को एक उचित कानूनी कार्रवाई के बाद अपराध की सजा के रूप में राज्य द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है। तो हम देखते हैं प्राचीन काल का दे रखा है इन्होंने, इसका उपयोग हम प्राचीन काल से करते हुए आ रहे हैं। फिर भारत में मृत्युदंड में इसकी रूपरेखा क्या है, तो इसमें देखें कि गंभीर अपराधों के लिए विभिन्न कानूनों के तहत मृत्युदंड को बनाए रखने के लिए
बरकरार रखते हुए है। तो विधि आयोग, हाँ देखो ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम वे फॉरवर्ड में लिखेंगे ना, तो अगर आप इसके खिलाफ हैं मृत्युदंड के, तो आप विधि आयोग की अनुशंसाओं को लिख सकते हैं कि विधि आयोग ने मतलब इसके खिलाफ अपनी रिकमेंडेशन दी है, तो आप इसमें विधि आयोग को ले सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद 2021 के अंत तक ऐसे कैदी थे जिन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जा चुकी है, मतलब कितने 488 ऐसे कैदी हैं, जो 21% की बढ़ोतरी हुई है। फिर पंजाब और मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से होने वाली मृत्यु के लिए जहरीली शराब बेचने वाले व्यापारियों हेतु मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। 1880 में बच्चन सिंह, अब बोलते हैं ना कि केस कहाँ से लें, केस यहाँ से उठा सकते हैं। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों के अंतर्गत उचित जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय हैं उनकी प्रक्रिया के साथ मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जो न तो मनमानी हो, नहीं से न्यायाधीशों को अत्यधिक विवेकाधिकार देती हैं। तो ये हम बाद में केस में लिख सकते हैं, अगर इसके आप मतलब समर्थन करते हैं तो इस केस को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आजीवन कारावास मृत्युदंड के निर्णय लेते हुए रूपरेखा प्रदान की गई है इसी केस में। फिर 40 वर्ष पश्चात भी ढांचा व्यक्तिनिष्ठ बना हुआ है इस निर्णय के, मतलब आज भी ये निर्णय व्यक्तिनिष्ठ बना हुआ है। 40 साल हो गए, 1980 में बोला था ना इसने। फिर उसके बाद प्राइस की व्याख्या अनुचित ढंग से की जाती है। ठीक है, फिर मृत्युदंड के पक्ष में तर्क है। अभी तो हमने देखा कि भारत में मृत्युदंड की रूपरेखा क्या है, तो कौन कौन से पॉइंट थे कि हमने कैसे कैसे लिया है इसको। फिर अब हम देखेंगे कि मृत्युदंड के पक्ष में क्या है, कि ये मतलब क्या क्या कर सकता है। हमें पॉजिटिव चीज़ें देखनी है कि क्या मतलब इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो एक तो ये है कि निवारक, तो इन्होंने बोला है कि अभी एक उदाहरण है जापान का, इस विश्वास को मजबूत करने के लिए बुरा कार्य करने वालों के साथ बुरा होता है, वो ऐसा मानते हैं जापान वाले। प्रतिवर्ष लगभग 3 कैदियों को फांसी की सज़ा दी जाती है। तो एक तो इसलिए ये मतलब इसके पक्ष में तर्क है। फिर अगला है प्रतिकारी न्याय। तो एक जॉन लॉक थे, उन्होंने बोला था कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे के जीवन जीने के अधिकार को उल्लंघन करता है तो वह भी अपना जीवन जीने का अधिकार खो देता है। फिर इसमें अनुपातिकता का सिद्धांत है। न्याय की मांग है कि सजा की मात्रा अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। तो जो उन्होंने मतलब अपराध किया है उसी के अनुपात में सजा मिलनी चाहिए, ऐसा है। फिर उसके बाद है नागरिकों की इच्छा। उदाहरण के लिए 2012 में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 70% भारतीयों ने मृत्युदंड जारी रखने का समर्थन किया है। ठीक है, एक है पुलिस की मदद के लिए प्रोत्साहन। तो ये प्रोत्साहन इसलिए मृत्युदंड के पक्ष में तर्क है। अभी हम देख लेंगे कि मृत्युदंड के बारे में इन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या बोला गया है, कहाँ कहाँ इसको जैसे कि 108 देश हैं, वहाँ पर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है। 8 देशों ने मृत्युदंड को साधारण अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है और लगभग 55 देश मृत्युदंड को बरकरार रखे हुए हैं अभी, और भारत उनमें भी शामिल है जो बनाए मृत्युदंड को बरकरार रखे हुए हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय अभी समय है कि मृत्युदंड प्रकृति अपरिवर्तनीय है, उसके बाद ये सब दे रखे हैं। फिर हम भारत में मृत्युदंड जैसे आर्टिकल 21 है उसकी बात करता है। फिर IPC की धारा 1860 है। फिर उसके बाद ये सब एक्ट दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने मृत्युदंड के मतलब उसकी धारणा को उसमें लिखा है, उसमें मतलब कहाँ रिफ्लेक्ट होता है मृत्युदंड। ठीक है, फिर उसके बाद ये कानूनी मतलब इसमें बोला गया है कि कानूनी विकास कैसे हुआ। तो बच्चन सिंह हम पढ़ चुके हैं ऊपर कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर। हाँ, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वे फॉर्मेट में अगर हम बोलें ना कि हाँ मतलब रूपरेखा तो बनाई है इसने केस ने, पर वो बनाई है रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जो केस होता है क्राइम का सिद्धांत स्थापित किया है कि उस मामले में इन्होंने मृत्युदंड की बात की गई है, ना कि साधारण अपराध हो जाते हैं उनकी मृत्युदंड की बात की गई है।
ठीक है। तो यही मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर एक वो ये कि हमें क्या है कि हमें सारी चीज़ें याद नहीं करनी है, बस हमें वो देखना है कि हम मेंस में कैसे उपयोग कर सकते हैं चीज़ों को और प्रीलिम्स में कैसे। तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है अब मृत्युदंड से संबंध जो नैतिक मुद्दे क्या हैं कि आजीवन कारावास जिसे अपेक्षाकृत कम कठोर सजा की तुलना में मृत्युदंड के सबसे बड़े निवारक या अधिक जो प्रभावी निवारक होने का कोई सांख्यिक प्रमाण नहीं है। फिर उसके बदले वो बोलते हैं ना, गांधी जी ने भी ये बात बोली है कि आँख के बदले आँख मतलब पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी। उसी प्रकार ये बोलता है मृत्युदंड जो है जीवन के बदले जीवन, आँख के बदले आँख जैसे प्रतिशोध को दर्शाता है। फिर उसके बाद यही रेयरेस्ट का हमने देख लिया है, बच्चन सिंह केस में बोला गया है। फिर मृत्युदंड की ये वो बता रखे हैं कि हमें क्यों नहीं देना चाहिए, नैतिक मुद्दे हैं मृत्युदंड में। मृत्युदंड की नैतिकता संदेहास्पद है। फिर मृत्युदंड का समर्थन इस आधार पर करना कि पुलिस की मदद करता है चिंताजनक है। तो मृत्युदंड ऐसे ही थोड़ी मतलब ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। फिर उसके बाद 2013 में 4.6 जो प्रति लाख जनसंख्या से गिरकर अभी 2.7% प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। तो गिरावट हुई है, भारत के हत्या की दर में लगातार गिरावट हुई है 1992 के बाद में से। फिर दया याचिका, ये क्षमा वगैरह कहाँ कौन से आर्टिकल में दे रखी हैं? आर्टिकल 72 में दे रखी है कि राष्ट्रपति क्षमा दान दे सकता है। फिर आर्टिकल 161 बात करता है राज्यपाल क्षमा दान कैसे दे सकता है। तो ये हमारे लक्ष्मीकांत के टॉपिक हो गए कि कौन से पर आर्टिकल पता होने चाहिए। वहाँ आर्टिकल इतने मेंशन नहीं है, आर्टिकल यहाँ से ले सकते हो कि कौन से आर्टिकल में क्या कहा गया है। फिर उसके बाद ये क्षमादान की शक्तियाँ, जैसे क्षमा क्या है, तो ये तो प्रीलिम्स से रिलेटेड भी है। जो बॉक्स में ज़्यादातर चीज़ें दी गई है ना, जो केस और उनसे जो केस और रिपोर्ट से उनसे अलग और भी जो चीज़ें दी गई हैं तो वो ज़्यादातर प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे क्षमा के बारे में दे रखा है, लघुकरण किसे कहते हैं। क्षमा तो वो है कि जिसमें सजा और दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। लघुकरण वो है जो सजा की प्रकृति को बदलते हुए कठोर सजा को हल्की सजा में बदल देता है। फिर परिहार, जिसे रेमिशन बोला जाता है, प्रकृति के बदलाव किए बिना सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है। फिर ये है प्रविलंबन, जो किसी सजा को अस्थायी अवधि के लिए टाल दिया जाता है। और विराम वो है जिस विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल सजा के बदले कम सजा दी जाती है। तो ये सब 5 तरह के पॉइंट हैं जो राष्ट्रपति राज्यपाल के अंदर के अधीन आते हैं। तो यह दया याचिका कर सकते हैं। फिर दया याचिका की आवश्यकता क्यों है, तो इसमें दे रखे हैं कि ये जो दया याचिका है वो न्यायिक प्रक्रिया में एक मानवतावादी पक्ष जोड़ती है। फिर वही कि न्यायपालिका द्वारा न्याय प्रदान में दी गई अगर हो गई चूक है या संदिग्ध दोष सिद्धि के मामले में निर्दोष व्यक्तियों को सजा से बचाने में मदद कर सकती है। फिर उसके बाद है जो दया याचिका संबंधी मुद्दे, तो इसमें कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी अत्यधिक देरी हो जाती है। फिर पारदर्शिता की कमी है। यह सीमित न्यायिक समीक्षा, एपुरु सुधाकर और अन्य बनाम जो आंध्र प्रदेश का केस था 2006 के अधीन है। तो ये सब है। फिर वे फॉरवर्ड में हम देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था कि बच्चन सिंह निर्णय को लागू करते समय प्रक्रियात्मक और निष्पक्षता वस्तुनिष्ठता लाने की दिशा में एक कदम है। तो वे फॉरवर्ड में अगर हम एक पॉइंट भी यूज़ करेंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इसमें और तो ज़्यादा मैन से रिलेटेड तो मुझे लगा नहीं और प्री से भी संबंधित नहीं लगा। बस एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, वो मैंने बता दिया कि उसमें गाइडलाइंस कुछ दी थी तो वो हम लिख सकते हैं। फिर सेडिशन की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आईपीसी की धारा जो है 124A के तहत 152 वर्ष पुराने राजद्रोह कानून को प्रभावी रूप से तब तक स्थगित किया जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती है।
तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। तो ये कहाँ है, आईपीसी की धारा है, ये है 124A। तो ये कितना पुराना है, 152 वर्ष पुराना है राजद्रोह कानून। तो अब राजद्रोह के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है राजद्रोह के बारे में, और न्यूज़ में भी रहती है ये। तो आईपीसी की धारा, एक तो धारा पता होना चाहिए, आईपीसी की धारा 124A में दे रखा है। तो मैं राजद्रोह को ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। हाँ, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर कोई करंट में चीज़ें हैं उससे स्टार्ट कर सकते हैं। पर सबसे बेस्ट मतलब अगर इजी तरीका यही है कि परिभाषा तो हम लिख ही सकते हैं, परिभाषा तो आनी ही चाहिए कि वो है क्या। जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित, जो विधि द्वारा स्थापित कोई सरकार है उसके प्रति शब्दों द्वारा लिखित, मौखिक संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रावधान में जोड़े गए 3 स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अप्रीति में अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावना शामिल है। इस प्रावधान के तहत घृणा या अवमानना है फैलाने का प्रयास किए बिना ही की गई टिप्पणियों को सब अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। ये बोल रहा है कि घृणा और अवमानना का फैलाने का प्रयास किए बिना की गई कोई टिप्पणी है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आती। फिर है इसके बाद राजद्रोह जो है वो पता होना चाहिए कौन सा कैसा है, ये संघीय और गैर जमानती और गैर प्रशम्य नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। तो गैर जमानती वही, संज्ञेय वो होता है कि बिना वारंट के तुम किसी को पकड़ सकते हो। गैर जमानती वो होता है जो नॉन कंपाउंडेबल, मतलब उसकी जमानत नहीं करवा सकते आप। फिर गैर प्रशम्य यही है अपराध है। ये राजद्रोह के लिए अधिकतम सजा जो है, अधिकतम सजा तौर पर आजीवन कारावास जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना का प्रावधान किया गया है। फिर इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है और आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इसे न्यायालय में पेश होना आवश्यक होता है। फिर आई जो 2018 में एक आया था, भारतीय विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया था। तो उसमें बोला गया था कि देशद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124A पर पुनर्विचार किया जाए और उसे निरस्त किया जाए। तो एक तो अभी हमने पढ़ा है विधि आयोग, अभी और एक सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दिया है कि उसको स्थगित किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती है जब तक। ठीक है। फिर उसके बाद ये राजद्रोह या देशद्रोह कानून की पृष्ठभूमि दी गई है कि 1837 में जो मेघालय था उसमें वो राजद्रोह कानून को दंडनीय अपराध के रूप में तैयार किया गया था। फिर 1860 में आया था आईपीसी धारा में राजद्रोह कानून को हटा दिया गया था। फिर 1870 में इन्होंने आईपीसी धारा 124A राजद्रोह को तब जोड़ा जब अपराध से निपटने के लिए एक विशेष धारा की आवश्यकता महसूस हुई। फिर 1851 की आई थी बंगभाषी अखबार आंदोलन। तो ये पहला मामला था, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम से रिलेटेड। एज ऑफ कंसेंट बिल कि बंगवासी जो भाषी जो अखबार था वो जोगेंद्र चंद्र बोस का, तो वो पहला मामला दर्ज किया गया था। फिर 1921 में जैसे कि बाल गंगाधर, ये भी पता होना चाहिए कि राजद्रोह में और कौन कौन से आ गए नेता लोग, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, यानी बेसन थी, अली बंधु थे, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी और ऐसे बहुत से अन्य नेता जो कारावास का सामना करना पड़ा था। फिर 1948 में, फिर 1949 में ये राजद्रोह है वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि आईपीसी में धारा 124 में अभी भी ये बना हुआ है। फिर 1951 की बात की गई थी। नेहरू सरकार ने केंद्र जो ये थे आर्टिकल 19(1)(a) के तहत पहला संशोधन पारित किया था इन्होंने 1951 में। तो इस पर युक्त प्रतिबंध लगाया गया था। फिर 1862 में केदारनाथ निर्णय में बोला गया था कि संवैधानिक पीठ ने राजद्रोह कानून की वैधता को बरकरार रखा। फिर 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने
आईपीसी की धारा 124A को संज्ञेय अपराध, कोई बिना वारंट के बना दिया गया, जो पुलिस को बिना वारंट के वही मतलब बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार देता है। फिर उसके बाद ये राजद्रोह कानून का महत्व क्या है, इसमें पॉजिटिव पॉइंट दे रखे हैं। तो इसमें है कि एक तो भारतीय एकता, आईपीसी की धारा 124A का उपयोग राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकी तत्वों से निपटने के लिए किया जाता है। दूसरा, स्थिर राज्य व्यवस्था रहती है इससे, जो कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। जैसे कि माओवादी विद्रोह चलते रहते हैं, उग्रवादी ये सब समूह, तो इससे वो कानून द्वारा स्थापित जो सरकार है वो बनी रहे, उसके लिए भी ये महत्व रखता है। फिर अवमानना की शक्ति है, तो इस जैसे कि न्यायालय को दी गई है कि उसकी गरिमा बनी रहे, गरिमा की रक्षा संभव हो पाती है अवमानना से, तो इसी तरह सरकार की अवमानना पर भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। फिर लोक व्यवस्था है, लोक व्यवस्था बनाए रखना, तो ये लोक व्यवस्था बनाए रखता है और देश की संप्रभुता की रक्षा करता है। अब वह है कि राजद्रोह कानून से संबंधित मुद्दे क्या हैं, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि केस कौन कौन से। एक तो केदारनाथ बनाम बिहार राज्यवाद 1962 का है। इसमें बोला गया था कि एक नागरिक आलोचना या टिप्पणी के माध्यम से सरकार उसके प्रशासन पर अपनी इच्छानुसार कहने या लिखने का अधिकार रखता है, बशर्ते उसकी जिसकी वजह हिंसक कृत्यों द्वारा लोक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। ये केस इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो कैसे कि केदारनाथ बनाम में बोला गया था कि जब तक कोई भी वजह हिंसक रूप से नहीं हुई हो तब तक आप उसे राजद्रोह का मामला नहीं कहना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे व्यवस्था दी थी कि सरकार इसका मिसयूज़ काफ़ी कर लेती है, उसकी वजह से, तो हम इसका रेफरेंस ले सकते हैं। फिर उसके बाद पियालावी बनाम केरलवाद है। इसमें बोला गया था कि नारेबाजी, संसद आलोचना या न्यायिक व्यवस्था को राजद्रोह नहीं माना जा सकता। फिर मुद्दे क्या हैं कि ये एक तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आईपीसी की धारा है 124A का। अब यहाँ पे है कि नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है कि नेगेटिव कैसे है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, आईपीसी की धारा 124 का अस्तित्व भारतीय संविधान के 1901 के तहत गारंटी, जो बोलते हैं ना वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो उसका अवरोध करता है। फिर अनिश्चितता है इसमें कोई मतलब जो घृणा या अवमानना उत्पन्न करना और अप्रीति उत्पन्न करने का प्रयत्न करना जैसी शब्दावली की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है, और इससे पुलिस और सरकार सशक्त बन जाते हैं, जिससे निर्दोष जो नागरिक होते हैं वो परेशान करना उन्हें आसान हो जाता है। तो वही परिभाषित नहीं है। फिर अगला पॉइंट है कि दोष सिद्धि की निम्न स्तर है। जैसे कि अभी राजद्रोह के कानून थे, 2016 और 19 के बीच राजद्रोह के मामलों में 160% मतलब 93 मामले की वृद्धि हुई है, लेकिन ऐसे मामलों में सजा की दर केवल 3.3% है। मतलब इतने मामले दर्ज किए गए हैं और उसमें से जो सजा की दर है, जो मतलब सच में चीज़ें मतलब हुई हैं, तो वहाँ पे सजा की दर जो है 3.3%, मतलब इतने प्रतिशत आप पकड़ रहे हो राजद्रोह के मामले में, और केवल इतने % ही रिजल्ट आ रहा है आपका। तो ये काफ़ी सोचने का विषय है। एनसीआरबी का ये डेटा है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मतलब हम एनसीआरबी के डेटा से इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दुरुपयोग, इसका दुरुपयोग हमने देख लिया कि इसको जैसे कि कोविड-19 में अभी सरकार के रवैये की आलोचना करने के कारण पत्रकार जो थे विनोद दुआ की गिरफ्तारी हुई थी, तो ये भी सोचने का विषय है। फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते का ये उल्लंघन करता है। ये दे रखा है कि ICCPR जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय परिसंविधा दे रखी है, तो ये जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंड स्थापित करती है। फिर वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं हम? वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि एक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए, स्पष्ट परिभाषा हो। अभी हमने देखा था कि ये अवमानना और घृणा मतलब स्पष्ट ही नहीं है। फिर उसके बाद प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय हों, जैसे कि अपराधों को असंज्ञेय बनाया जाना चाहिए कि वारंट के पहले वारंट दो उन्हें पता भी तो होना चाहिए कि वो उन्हें क्यों गिरफ्तारी की जा रही है उनकी, तो और फिर ताकि न्यायिक जांच संभव हो सके। फिर है संयमित प्रयोग,
ये LCI के अनुसार अभी जो धारा 124A के केवल उन मामलों में लागू की जानी चाहिए जहां किसी भी कृत्य के पीछे लोक व्यवस्था को बाधित करने या हिंसा को अवैध माध्यमों से सरकार को हटाने की मंशा है। फिर शिकायतों की जांच करना, तो शिकायत की जांच कर सकते हैं, तो ये सब है। फिर इसमें दे रखा है कि अन्य देशों के हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जैसे यूके में अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करें 2010 में राजद्रोह कानून को निरस्त कर दिया गया है। यूके और जैसे और अन्य लोकतांत्रिक जो देश हैं उन्होंने उसमें भी राजद्रोह कानून को लोकतांत्रिक, अवांछनीय और अनावश्यक माना है। तो हम जैसे कि भारत भी लोकतांत्रिक देश है तो उसका रेफरेंस हम लिख सकते हैं। फिर अगला है न्यूज इन शॉर्ट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की अभी हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेगा। तो अभी है कि इन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष के से अधिक समय के बाद 2 वर्ष पहले ही ये 34 सीट बढ़ा दी गई थी और पर अब जो है न्यायाधीशों की सभी स्वीकृत 34 पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी। वर्तमान में शीर्ष न्यायालय में 34 सदस्य के कुल स्वीकृत पदों के लिए 32 न्यायाधीश थे अभी, तो मतलब अब 34 कर दिए हैं, नियुक्ति कर दी गई है। फिर संविधान का एक जो आर्टिकल है वो 124 मतलब का एक कहता है कि संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है। तो कौन करती है, ये इम्पोर्टेंट है कि संसद करती है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित, और ये संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं होती है, मतलब संसद खुद ही कानून बनाती है और उसके द्वारा ये मतलब बढ़ा सकती है न्यायाधीशों की संख्या। फिर नियुक्ति कैसे की जाती है इनकी, एक तो CJI होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है भारत के संविधान 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की मदद से की जाती है। अब 3 केस आए थे कॉलेजियम प्रणाली में, जैसे कि पहला आया था 1981 में SP गुप्ता मामला था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिशों को ठोस कारणों के आधार पर अस्वीकार कर सकता है। इस तरह इस मामले में कार्यपालिका को अधिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। पहले में यही था कि जो केवल मुख्य न्यायाधीश के बारे में था, ठीक है, अंतर पता होना चाहिए कि तीनों केस में क्या क्या अंतर है। फिर दूसरे में बोला गया था कि ये था जो दूसरा केस था उसमें 1993 में आया था, तो उसमें बोला गया था, ये था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन कोर्ट एसोसिएशन बना भारत संघवाद। तो इसमें बोला था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण पर केवल 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करने की आवश्यकता है। अभी यहाँ पे पहले तो CJI थे, केवल एक मुख्य न्यायाधीश थे, और हमने 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों को भी शामिल कर लिया है। फिर तीसरा केस आया था 1998 का 98 का, उसमें बोला गया था कि 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। एक चौथा भी आया था, अगर आपको पता हो तो वो कब आया था आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर उसके बाद कॉलेजियम एक ऐसी प्रणाली है जहां एक समिति सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थान से संबंधित निर्णय लेती है। कॉलेजियम प्रणाली ही है। तो उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट में और न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें या ट्रांसफ़र की बात करें, तो वो उस समिति में होते हैं। एक तो CJI होते हैं, 4 वरिष्ठ नागरिक होते हैं और 3 हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। तो उसमें तो वो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अभी राष्ट्रपति चुनाव की मतलब चर्चा हुई और अभी द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट बनी है हमारे भारत की, तो उनकी ही मतलब ये चर्चा में था। तो उसके बारे में है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं होने के कारण संसद सदस्य के वोट का मूल्य राष्ट्रपति चुनावों में 708 से घटकर 700 हो जाने की संभावना है। तो मतलब वोटिंग की बताइए कि अभी विधानसभा गठित नहीं हुई है जम्मू कश्मीर में, तो उसका मूल्य 700 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो 1970 अब बात करें, राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, कौन कौन से, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर आधारित होती है। और 1997 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से वोट का मूल्य 708 निर्धारित किया गया था।
फिर इसमें 1952 में प्रथम राष्ट्रपति जो चुनाव के लिए 494 था। 1957 के राष्ट्रपति चुनाव में यह मामूली रूप से बढ़कर 496 हो गया था। इसके बाद यह 993 में तथा 576 रहा था। मतलब ये बढ़ती चली गई वही टाइम टू टाइम, पहले 496 था, फिर 493, फिर 576, उसके बाद 708 हो गया। और 708 में भी जम्मू कश्मीर में है, मतलब विधानसभा नहीं बनी है तो 700 मूल्य हो गया है। फिर इसके बाद ISC इंटर स्टेट काउंसिल, हाल ही में केंद्र सरकार ने ISC का पुनर्गठन किया है। संविधान जो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत आर्टिकल ये आता है 263 में, तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति। तो केंद्र सरकार ने अंतर्राज्य परिषद का पुनर्गठन किया है हाल ही में, पर संविधान सभा के अनुसार राष्ट्रपति ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही ऐसी परिषद द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए अधिकृत हो सकते हैं। 1990 में जो सरकारी कमीशन की सिफारिश थी कि मतलब ISC का गठन किया जाए। ISC एक अंतर्राज्य, केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधों से जुड़े मुद्दों पर एक सिफारिश करने वाला निकाय है। अब इसकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन होता है इसमें? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और 6 केंद्रीय मंत्री होते हैं। जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा हैं उसमें तो उनके मुख्यमंत्री होंगे, अगर जो विधानसभा रहित हैं उनमें प्रशासक, जो भी मतलब प्रशासन कर रहे होंगे तो उसके सदस्य होते हैं। स्थायी समिति का अध्यक्ष जो होता है वो गृह मंत्री होता है। यहाँ अगर अध्यक्ष की बात करें, प्रधानमंत्री होते हैं, अगर प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। अगर स्थायी समिति की बात करें तो गृह मंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष। अभी तिरुवनंतपुरम घोषणा हुई थी, तो इसमें केरल फर्स्ट राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन हुआ है इसमें। तो तिरुवनंतपुरम में यह अभी जो है कि मतलब ये बोला, इस विधेयक में बोला गया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की 33% आरक्षण का प्रावधान करती है। अभी मतलब इन्होंने घोषणा में बोला था 33%, तो अभी हम देखते हैं लोकसभा में अभी 14% ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीतिक सशक्तिकरण की कमी बताता है, और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा प्रकाशित वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण ये भी है। और अगर हम बात करें तो वही वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत कौन से नंबर पे? 2021 में भारत था 140वें नंबर पे 191 देशों में 51। तो काफ़ी ख़राब स्थिति है हमारी। फिर जम्मू कश्मीर में अभी परिसीमन ने अपना काम पूरा किया है। तो परिसीमन आयोग, अच्छा ये बताइए कि परिसीमन आयोग ये आगे आ जाएगा। वैसे तो परिसीमन जो आयोग है वो संविधान में है या नहीं है, अगर है तो वो कौन से आर्टिकल में है। तो फिर उसके बाद ये है कि जो इसका गठन है 6 मार्च 2020 में किया गया था। जम्मू कश्मीर में संसदीय और विधानसभा के क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे रंजना प्रकाश देसाई आयोग, इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? रंजना प्रकाश देसाई आयोग। इसमें जम्मू कश्मीर की सीट जो थी वो 83 थी। 83 से 90 करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा POK में 24 सीटें हैं जो रिक्त रहती हैं। परिसीमन जनसंख्या में परिवर्तन को दर्शाने के लिए लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य है। इसका उद्देश्य होता है कि समान जनसंख्या समूह के समान प्रतिनिधित्व और भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन प्रदान करना है। इसी तरह किसी भी राजनीतिक दल को अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोका जाता है। अब संविधान के आर्टिकल 82 में बोला गया है कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद तो मैंने पूछा था, तो ये संविधान में मेंशन है। और आर्टिकल 82 में बोला गया है कि जब संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम पारित करती है, इसी अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अभी तक हमारे भारत में तो परिसीमन आयोग 4 बार गठन हो चुका है। एक तो 52 में हुआ था, 63 में और 1973 में और 2002 में। फिर 2002 में
चौरासीवां संविधान संशोधन 84 हुआ था, उसमें बोला गया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के परिसीमन की प्रक्रिया को कम से कम 226 तक रोक दिया गया था। अब की बार हम देखेंगे 2026 के बाद या तो परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा दोबारा से, और लोकसभा विधानसभा की सीटें भी बढ़ सकती हैं जनसंख्या के आधार पर। तो अभी हमारी बढ़ी नहीं है सीटें, तो ये रोक दिया गया था 2026 तक। ठीक है। फिर संविधान के आर्टिकल 170 में, तो आर्टिकल अगर हम संविधान में बोलें संसद में तो 82 के तहत है, और संविधान के आर्टिकल 170 के तहत राज्यों की बात करता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, और आर्टिकल 170 विधानसभा की संरचना से संबंधित है। परिसीमन आयोग को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भारत का, और राष्ट्रपति के चुनाव आयोग के सहयोग से कार्य करता है ये। तो ये प्री से संबंधित मैंने लिख भी दिया। उसके बाद आदेशों की जो कानूनी शक्ति प्राप्त है, इसके आदेशों को कानूनी शक्ति प्राप्त है, और इसके आदेशों को किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रसंगित नहीं किया जा सकता, ना चुनौती दी जा सकती। फिर ये काफ़ी मतलब न्यूज़ में भी रहता है, एडिटोरियल वगैरह आते भी रहते हैं इसके ऊपर कि उपासना स्थल और विशेष उपबंध अधिनियम 1991। ये जो एक्ट है ये बोलता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल के स्थान रूपांतर पर रोक लगाता है। मतलब कि अगर 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी जिसका भी स्थान जैसा भी हो, मतलब अगर जैन का कोई मंदिर है या फिर बौद्ध का कोई मंदिर है, तो उसको दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये एक्ट उसी के लिए है, ये 1991 में आया था। फिर साथ ही किसी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का भी प्रावधान। तो ये धार्मिक चरित्र तभी बन सकता है जब हम परिवर्तित ना करें। हालांकि अधिनियम के प्रावधान जो है ये मुद्दा था ना राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला, तो उस पर लागू नहीं होता है। अधिनियम किसी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को एक अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में बदलने पर रोक लगाता है। इससे आगे प्रावधान किया गया है कि न्यायालयों में पहले से लंबित ऐसे मामलों को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर अगला बोलता है कि केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर में निम्न स्कोर दिए जाने पर विरोध प्रकट किया है। तो वो इनका वही है कि मतलब इन्होंने क्या किया है कि मतलब भारत की रैंकिंग को गिरा दिया है, तो उसी के ऊपर है ये, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं है। जैसे कि एक ये था कि मतलब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग में भारत का स्थान 2014 से 27 से गिरकर 2019 में 51 हो गया है। और अगर भुखमरी की बात करें तो 116 देशों में 101वें स्थान पर है। तो इसमें रिपोर्ट की कमियां बताई गई हैं कि क्या क्या है, तो वो देख लेना आप, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 का निकाला है। तो ये निकालता है, कौन निकालता है? ये प्रीलिम्स से रिलेटेड है कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ये विकासित करता है, ये एनजीओ है। और अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो 2022 के सूचकांक में भारत 180 देशों में से 150वें स्थान पर है, और पिछले वर्ष जो है ये था मतलब 182वें स्थान पर 2021 में। तो कितनी हमारी रैंकिंग गिर गई है, तो ये काफ़ी वही चिंताजनक है भारत के लिए कि भारत में पत्रकार, समाचार संगठन, नेटिजन्स की स्वतंत्रता की सीमा को रेखांकित मतलब ये करता है, तो उसमें कितना हमारे स्कोर पीछे है। ठीक है, तो आज हमारा ये पॉलिटी का ख़त्म हो गया है सेक्शन। अगला हम करेंगे IR। थैंक यू।